प्यारे बच्चों, एक और चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। तो मैथमेटिक्स कवर कर रहे थे आप लोगों की 10+2 AMU और जामिया के लिए। अगर आप और अलग जैसे कि JNU का भी देना चाह रहे हैं वो 10+2 का ही, तो उसके लिए भी है, लेकिन स्पेशली AMU और जामिया को कवर किया जा रहा है क्योंकि AMU और जामिया के ही एंट्रेंस एग्जाम बहुत बड़े होते हैं, तो उन्हीं को कवर किया जा रहा है। बच्चा उनके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करता। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, लेक्चर्स देख लें चैप्टर के। लेक्चर्स देखने के बाद में हर एक चैप्टर की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चंस अपडेटेड हैं, आप जाएं और क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दें। अभी फिलहाल चैप्टर्स कवर कराए जा रहे हैं। नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके थियोरेटिकल लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, उसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर वो क्वेश्चन अब कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नंबर सिस्टम से AMU के और जामिया के अंदर। ठीक है, फिलहाल बाकी चैप्टर्स की थ्योरी चल रही है। बहुत जल्दी आपके मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री साथ साथ चलनी शुरू हो जाएंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये साथ साथ चलनी शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है GS और इंडो इस्लामिक, इसको भी बहुत जल्दी कवर में ले लिया जाएगा। तो आपकी ओवरऑल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तैयारी हो जाएगी, सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि आप सोचो, सपने सच होते हैं, जितना देखना है सपनों को देखो, और मैं आपकी तैयारी कराऊंगा अलीगढ़ और जामिया के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी। बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं। एक जिद है कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, लोगों ने बहुत पैसे ले रखे फालतू के, तो उनके लिए है। आ जाओ बेटा भी यहाँ को। इसके बाद आता है सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स किसको कहते हैं? मैं कहूँगा मेरा हाथ ये वाला देखो, अब ये वाला हाथ देखो, दोनों सेम है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो ये सिमिलर है। अब मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक छोटे बच्चे का हाथ है और मेरा हाथ है, तो अब देखने में वो बिल्कुल मेरी तरह ही है, ऐसा मान के चलें बिल्कुल मेरी तरह ही है हाथ उसका, तो वो सिमिलर होगा या नहीं होगा? तो वो भी सिमिलर होगा। तो सिमिलैरिटी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि साइज का सेम होना जरूरी है, साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सिमिलैरिटी के कुछ रूल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, देखो उनकी शेप जो है ना वो सेम होनी चाहिए, और इसमें ये जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो, जरूरी नहीं है, वो सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक हाथी का पैर ले लिया और एक अपना पैर ले लिया और मैं कहूँ कि देखो सिमिलर हैं क्या? कैसे सिमिलर हो जाएंगे यार, वो अलग है और अपना अलग है। तो सिमिलैरिटी के लिए फिगर्स जो है ना वो सेम होनी चाहिए, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये बात आपने समझ ली। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। एक होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो यही हो गया जैसे कि ये मेरा हाथ है और ये मेरा हाथ है, देखो दोनों एक से हैं बिल्कुल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, साइज भी सेम है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सबके सब सिमिलर होती हैं, लेकिन सारी की सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी के अंदर तो छोटे साइज वाली भी आती है ना, छोटे साइज की बड़े साइज के साथ कंपैरिजन, तो वो तो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइज का सेम होना भी थोड़ा जरूरी होता है। तो ये भी आपने समझ ली, 2 पॉइंट समझ लिए। अब देखो जो रूल्स थे ना वो ये थे जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। 2 पॉलीगन के लिए बहुत खास है, आपको बड़े सिंपल वे में प्यार से समझा दूंगा। सबसे पहला आता है 2 पॉलीगन। पॉलीगन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि आप ट्राइंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, पॉलीगन एक कॉमन वर्ड यूज कर लिया गया है। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन जिनके अंदर नंबर ऑफ साइड सेम है वो सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर। अब देखो सिमिलैरिटी है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। अब वो सिमिलर कब होंगे? इफ, पहली कंडीशन। अब 2 पॉलीगन की सिमिलैरिटी की बात चलने लगी, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाह रहा था। पहला, उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो आप ये कह सकते हो कि वो सिमिलर है। कैसे? मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ये और एक ट्राइंगल ले लिया ये एंगल 60 डिग्री और इसका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। मैं कह रहा हूं कि यार ये जो है ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। मैं कहूं कि ये भी 60 डिग्री, अब देखो ये कितना बैठे, हाँ ये भी 60 डिग्री, नहीं 60 कैसे बैठ जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा। मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ, एक काम कर लेते हैं, इसको 45 ले लो, तो ये हो जाएगा 45 मतलब यार इसको भी 60 लो और फिर इसको भी 60 लो, फिर तो सब 60-60 के हो गए। अलग तरीके से ले लेते हैं, मतलब समझना तो है आपको एग्जाम्पल से। आपने एक ले लिया ये 90, 80 ले लिया, चलो 80 ले लिया आपने,
फिर आपने दूसरा ले लिया 70, फिर तीसरा ले लोगे आप 30, ये ले लिए। तो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स कुछ इस तरह से है। फिर आपने एक छोटा सा ट्राइंगल लिया जिसके एंगल्स अगेन इसी तरीके से हैं जैसे इसमें है, बिल्कुल सिमिलर वे में ये। तो ये दोनों जो है, ये दोनों ये सिमिलर है। क्या है ये दोनों सिमिलर। तो पहली सिमिलैरिटी की कंडीशन कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो सिमिलर होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए कंडीशंस कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सिमिलर होना या फिर सेम होना जरूरी, या फिर इक्वल होना। हाँ, सेम का मतलब इक्वल से ही हो गया, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन को मैंने आपको समझा दिया। मैं हर एक चीज ऐसे ही समझाता चलूंगा ताकि आप लोग बहुत बारीकी के साथ और बहुत अच्छे से चीजों को समझ लें। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, सिमिलैरिटी के लिए क्या है शर्त, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब दो ट्राइंगल की अगर करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है देखो, तो वो ट्राइंगल भी सिमिलर है। फिलहाल यहां पर देखो एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी सेम रेशियो में आनी चाहिए, इक्वल नहीं कह रहे हैं। हमें तो कॉन्ग्रुएंसी से मतलब नहीं है, हमें सिमिलैरिटी से मतलब है। तो हम इक्वल नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं कि उनका रेशियो सेम होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, अगर मैं इसको जूम करूंगा तो ट्राइंगल ये कुछ बड़ा हो जाएगा इस तरह से, तो जूमिंग से साइज पर फर्क पड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि यही साइड जूम करके यही साइड ये बड़ी तो हो गई, अरे ये साइड जूम करके बड़ी तो हुई है, ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि ये साइड ही चेंज हो गई हो, नहीं। तो साइड जो है बड़ी हुई है, तो एक तरह से जूमिंग है और जूम आउट है। तो जब आपने इस तरह से किया है तो ये रेशो जो होता है रेशो सेम होगा। फिर इसकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो हमेशा इक्वल होगा। तो अगर मैं इस वाली साइड का रेशो इस वाली साइड के रेशो के साथ लूंगा तो ये भी इक्वल होगा। तो AC और DF कहाँ है, देखो AC और DF ये है, इनका रेशो सेम है। वैसे ही इन दो साइडों का रेशो भी सेम होगा। देख लो DE कहाँ पर दे रखे, DE और AB इनका भी रेशो। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है ना, इनका रेशो सेम होता है। आप इस चीज का इस्तेमाल कहाँ होता, अगर आप ज्योमेट्री बनाओगे, अपने घर की ज्योमेट्री बनाओगे, ज्योमेट्री किस तरह से आपसे अगर प्लानिंग करने के लिए कोई बोल दे कि यार अपने घर का नक्शा बनाओ, तो आपके घर की मान लेते हैं कि आपके घर का जो प्लॉट है ये 20 मीटर की लंबाई की, 20 मीटर की एक साइड है, मतलब 20 मीटर लंबा है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको प्लॉट करो, बनाओ, डिजाइन बना कर दो जरा पेपर पे, तो आप क्या 20 मीटर लंबा पेपर लेकर आओगे? नहीं लेकर आओगे। आप तो उस छोटे से पेपर को बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आप बनाते हो तो फिर आप एज्यूम करते हो कि लेट अस सपोज कि 5 मीटर जो है, या फिर ऐसे 10 मीटर को आपने 5 सेंटीमीटर मान लिया, तो 20 मीटर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आप 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हो। तो आप देखो कितने रेशो में, कितना रेशो लेकर चल रहे हो आप, है ना। बड़ी चीज को छोटा करके दिखा रहे हो, तो रेशो होता है ये। जैसे कि अगर मैं 1:2 कह देता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले 1 थी उसको आपने 2 दिखा दिया, मतलब डबल करके साइज बढ़ा। 1 था उसको मैंने 10 कर दिया, तो आपने 10 गुना बढ़ा। और अगर आपके पास कोई चीज 10 है और उसको आपने 1 दिखा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 गुना छोटा दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चीज़ों को अगर बारीकी से समझोगे तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट जरूर होगी लाइफ में। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सिमिलर होगा, इक्वल होगा। इसके बाद आती है अब थ्योरम। थ्योरम पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरम पढ़ेंगे तो एकदम चीज़ों को समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक ट्राइंगल है ना। अब मैंने इस ट्राइंगल के किसी भी साइड के कोई सी भी साइड ले लो, मैंने किसी भी साइड के पैरेलल में एक साइड ले ली, मैंने ले ली, इसके पैरेलल में ले ली है। अगर मैं इसके पैरेलल में एक साइड ले लेता हूं, तो अब क्या हुआ, लेने से ये हुआ कि ये जो है ना, ये वाली साइड जो होती है अब 2 हिस्सों में टूट गई, ये भी टूट गई और ये भी टूट गई। वैसे ही ये साइड भी 2 हिस्सों में टूट गई, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो क्या होगा, इसके पैरेलल लेने से हमें ये मिल जाएगा कि जो इन साइडों का रेशियो होगा, जो भी होगा, मान लेते हैं ये AB है और ये C है और ये AD है और ये E है, तो जो साइड का रेशियो होगा, जैसे कि AB का रेशियो BC के साथ, तो ये AD का रेशियो DE के साथ के इक्वल होगा। मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना,
तो वो जो साइड्स है ना, जो साइड्स हैं उसको इक्वल रेशियो में तोड़ देता। तो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ कर देते हो ट्राइंगल के अंदर, और वो जो है इंटरसेक्ट कर रही है दो साइडों को अलग अलग पॉइंट्स पर, तो आगे बोल रहा है द अदर टू साइड्स, जो दो साइड थी अलग वाली, वो डिवाइड हो जाती हैं सेम प्रोपोर्शन में। सेम प्रोपोर्शन में इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखो ध्यान से देखो, जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा था वो चीज़ यहाँ एक्सप्लेन है, ऐसे नहीं है। देखो इसके पैरेलल में एक साइड ये ली है, तो इसने सेम प्रोपोर्शन में सेम रेशियो में इन्हें तोड़ दिया इसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डी जो है बी सी के पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब इस पर और ज़्यादा वक्त देना सही नहीं है। अब आता है आपके पास ये थ्योरम, अगली थ्योरम आती है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, मतलब उस वाली थ्योरम का कन्वर्स है, उल्टा है। कह रहे हैं कि अगर आप ये देखेंगे कि कोई लाइन है वो डिवाइड कर रही है, या फिर आप इस तरह समझें, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, एक लाइन जो है वो दो साइडों को डिवाइड कर रही है सेम प्रोपोर्शन में सेम रेशियो में, तो वो साइड 100% तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी। तो एक तरह से ऊपर वाली थ्योरम का ये कन्वर्स है, ठीक है। तो चलो अगर आगे चलते हैं, कन्वर्स तो आपको पता ही है, कन्वर्स एकदम समझ में आ जाते हैं, कन्वर्स में कुछ नहीं रखा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं भाई। अगली थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम खास होती हैं क्योंकि ये बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाती हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्राइंगल हैं उनके अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, आगे क्या बोला, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इंपॉर्टेंट थी बात, कहना ये चाह रहा है कि आपके पास ये दो ट्राइंगल हैं, इन दो ट्राइंगल के अंदर मैंने कहा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, तो ये दोनं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो जो इनके सामने साइडें होंगी, जैसे कि ये साइड इसके सामने, भाई क्या बना दिया मैंने, ये साइड हो गई इसके सामने की और इसके सामने की साइड हो गई ये वाली, तो ये जो साइड है ना ये सेम रेशियो में होंगी, सेम रेशियो में। जैसे कि अगर मैं AC का रेशियो और यहाँ DF के साथ लूँ और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी ये वाली, तो मतलब AB, तो ये A बराबर हो जाएगा, हमेशा बराबर होगा AB का रेशियो किसके साथ, DE के साथ, क्योंकि इसके सामने वाली साइड ये है और इसके सामने वाली साइड ये है। तो आप हर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, बस समझ में आनी चाहिए। तो क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, इस क्राइटेरिया को क्या कहा गया यहाँ पर, इफ टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो इस क्राइटेरिया को कहा गया है एंगल क्राइटेरिया। आप लोगों ने क्राइटेरियाज पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे तो पढ़ लो। तो एंगल क्राइटेरिया, ये एंगल आपस में क्या है, सब एक दूसरे के इक्वल, तो ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो ये एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। ये तो शुरुआत में ही पढ़ लिया था हमने, अब भी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्राइटेरिया कहलाता है एंगल क्राइटेरिया। इसके बाद देखो, इफ इन टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, बात तो वही है। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वो दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। अगर दो एंगल सिमिलर है, देखो तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है ना, ट्राइंगल छोटे बड़े हैं लेकिन तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो भी सिमिलर, तो ये एंगल क्राइटेरिया। अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो एक साइड होगी, तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, या फिर एंगल क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएंगे। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से। चलो भाई, ये वाली बात पूरी हो गई। तो ये वाला जो दूसरा वाला था जिसमें दो एंगल और एक साइड थी, तो ये एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अंदर आता। अगली थ्योरम क्या कह रही है, अगली थ्योरम ये कह रही है कि इन टू ट्राइंगल्स, आप दो ट्राइंगल लो, साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। अब यहां पर आपने साइड ले लिया, अभी आप ऊपर एंगल्स की बात कर रहे हो तो साइडों का रेशियो सेम था, अब यहां पर आप साइड ले रहे हो कि एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, इनकी साइडों का रेशियो जो है वो इक्वल है, या फिर साइडों का रेशियो जो है वो सेम है, यही बोला। इन टू
ट्राइंगल्स, द साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, जो मैंने आपको बताया ना मीन वही है ये। देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो जो उनके सामने वाले एंगल्स होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। ध्यान दो, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली साइड जो है इसके साथ रेशो में है, इक्वल रेशो में है, तो भाई इसके सामने जो एंगल होगा ना, जितना होगा उतना इसके सामने भी एंगल होगा। ये है बात, बस ध्यान ये देना है आपको। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल। इसको आप कह सकते हैं साइड साइड, देखो ये साइड है और ये एंगल है, साइड एंगल, और कोई एक साइड और ले लो, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज लग जाते हैं। तो चीज समझ में आ गई ये वाली, इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है, ले लेते हैं। ठीक है, यहां देखो इसको लिया गया है, जब मैं तीनों साइडों की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा साइड 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 क्राइटेरिया। अगर मैं साइड के साथ एक एंगल ले रहा हूं तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्राइटेरियाज वेरी करते हैं। दिस क्राइटेरिया इज रेफर टू एज साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स, क्योंकि यहां पर जो बात की गई थी वो बात की गई थी इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल्स। तो यहां पर साइडों को आपने सेम प्रोपोर्शन में लिया, और तीनों साइडों को जब प्रोपोर्शन में ले रहे हो तो तीनों साइडों की बात के हिसाब से आपका आ जाएगा साइड 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 क्राइटेरिया। अगर आप तीनों एंगल सिमिलैरिटी में ले रहे हो, प्रोपोर्शन में ले रहे हो या फिर इक्वल ले रहे हो, तो वो एंगल 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 क्राइटेरिया हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हुआ। ठीक है, अब अगली थ्योरम आती है। थ्योरम ये है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बड़ी खास बात है, आपसे यहां पर कहा गया है कि एक एंगल, ट्राइंगल का एक एंगल और उसके साथ जो है साइड जो बन रही है, एंगल के साथ जो साइड आ रही है ना, एक साइड भी लेके चल रहे हैं और एक एंगल लेके चल रहे हैं। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल भी और साइड दोनों को लेके चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल तो सिमिलर होंगे, लेकिन इस क्राइटेरिया को कहा गया है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आपने साइड भी ली और एंगल भी लिया, अगेन आपने फिर से साइड ली, तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से रेफर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि दो साइड हैं और एक एंगल सेम प्रोपोर्शन में है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इक्वल है। साइड है तो सेम रेशियो में होंगे, एंगल जो होंगे वो इक्वल में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली थ्योरम है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। चीजें आपको लग रही होंगी सब एक सी हैं, एक सी है, बात सही है, आप कोई सा भी क्राइटेरिया किस में भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाई किया जा रहा है कि अगर तीनों साइडों को अगर आप सेम रेशियो में ले रहे हो तो वो साइड 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 क्राइटेरिया, तीनों एंगल ले रहे हो इक्वल तो वो एंगल 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 क्राइटेरिया। अगर आप एक साइड ले रहे हो उसके साथ एंगल बन रहा है तो आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखो चीजों को। अगली थ्योरम, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। अगली थ्योरम ये है, इस थ्योरम में आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो रेशियो की बात चल रही है, वो भी एरियो की, तो एरिया हैं उनके रेशियो की बात चल रही है। बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है थ्योरम ये, क्योंकि इस थ्योरम पे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी तो आप खुद दिमाग लगा कर भी कर सकते हो। साइड एंगल साइड को आप साइड 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 क्राइटेरिया से रेफर कर सकते हो, बना सकते हो उसके अंदर, और आप उस वाले क्राइटेरिया से आप एंगल 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 क्राइटेरिया बना लोगे, तो आप कर लोगे इंटरचेंज। लेकिन जो ये चीज है ये अलग है, बिल्कुल एक नई तरीके से है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये बड़ा है ये छोटा है। अब मैं इनके रेशियो की बात कर रहा हूं, तो इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों के एरिया का मैंने रेशियो लिया। अगर मैं दोनों ट्राइंगल के एरियो का रेशियो लेता हूं तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड होती है ना, इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता। देखो मैंने इनकी करस्पॉन्डिंग साइड लूंगा, इसकी अगर मैं ए बी ले रहा हूं तो इसकी क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता हमेशा। हमेशा अगर दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, देखो सिमिलर है, मैं लिखा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। यहां पर सिमिलैरिटी मैंने पहले ही प्रूफ कर रखी है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं सिमिलर, तो जो उन दोनों के एरियाज का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमेशा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया, साइडों के रेशियो के स्क्वायर के।
कुछ टफ तो नहीं है ना, इजी है, बस बहुत बढ़िया। अगली थ्योरम आती है, आपसे कह रहा है इफ, कलर चेंज कर लो यार, मजा तभी आता। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस। मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये वर्टेक्स है, ध्यान देना, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से मैंने सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एक बार फिर से मेरे पास ये ट्राइंगल है और ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से मैंने सीधे सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और जाकर ये परपेंडिकुलर बन गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से यही हुआ कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल था दो अलग अलग ट्राइंगल्स में टूट गया, लेकिन दो अलग अलग ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, और ये दोनों आपस में सिमिलर तो हैं ही हैं, लेकिन ये बड़े वाले के साथ भी सिमिलैरिटी शो करेंगे। ये तो ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। मैं इन ट्राइंगल्स के नाम लिख दूं, ट्राइंगल्स ADC, ADC, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल CAB, ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर। ध्यान देना, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये वाली बात कही जा रही थी। इसके बाद इसके अंदर एक लास्ट थ्योरम आ जाती है, वो है ये, मेरे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आप लोगों को याद भी होगी, बहुत ज़्यादा यूज़ की होगी ये। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ये एंगल भी जो है राइट एंगल है, तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, देखो पहले इसमें समझो हाइपोटेनियस कौन सा होता, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है ये हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। और मैं जिस एंगल को लेके चलता हूँ, जैसे कि मान लेते थीटा ये है, तो ये मेरे लिए बेस का काम करेगा, फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं हाइपोटेनस के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो हमेशा इक्वल होता है समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस और परपेंडिकुलर के। तो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के समेशन के इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो आप ऐसा कह सकते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा यूज होने वाली थ्योरम है, बहुत ज़्यादा। तो होप सो आपको ये भी क्लियर हो गई होगी। कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करते हैं, डिस्कस ठीक है। देखो ये एक पॉइंट लिखा हुआ, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। इसी को बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, ये फिर पाइथागोरस थ्योरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कुछ खास, कुछ मीठा हो जाए वैसे, ये कुछ खास। पहला पॉइंट है अब ये है, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। अगर आपसे पूछे सर्कम सेंटर कौन सा सर्कम सेंटर होता है, तो ध्यान देना सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपसे कहूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपके पास, तो वो सर्कम सेंटर कहलाता। अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो है ये सर्कम सेंटर कहलाता, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर। जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ज्योमेट्री के अंदर सर्कम सेंटर का इस्तेमाल होता है। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हो, जहां पर वो मीट करते हैं ना, वही सर्कम सेंटर बन जाता है। इसके बाद में आता है इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर। अब अगर मेरे पास एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। अब मैंने इस एंगल को तोड़ा दो हिस्सों में, अभी तक तो मैंने साइड को तोड़ा था दो हिस्सों में, अब मैं एंगल को तोड़ रहा हूं। ये जो एंगल तोड़े गए दो हिस्सों में, इन एंगल्स को मैंने देखा तोड़ने के बाद जहां पर ये मीट कर रहे हैं, ये कहलाता है इन सेंटर। क्या कहलाता है ये, इन सेंटर। तो मैंने आपको इन सेंटर समझा दिया, सर्कम सेंटर समझाया, दोनों चीजें समझा दी, यूज होती थी। इसके बाद में आता ऑर्थो सेंटर। अब देखो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, एल्टीट्यूड, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कैसे निकालते हो, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड, तो जहां पर ये मीट कर रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इसके बाद सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। इंपॉर्टेंट, देखो सेंट्रोइड के बारे में जरूर जानो आप, क्योंकि सेंट्रोइड बहुत यूज होता है। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और मैं इसकी मीडियन निकालता हूं, तो मीडियन भी कुछ इस तरह से निकाली जाती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है सामने वाली साइड पर ये। अब ये मीडियन जहां पर एक दूसरे को मीट कर रही है ना, यही कहलाया जाता है इसका सेंट्रोइड,
ठीक है, ये आप 12th में भी पढ़ोगे, 11th के अंदर भी पढ़ोगे, सेंट्रोइड ऑफ द मीडियंस, या फिर आप सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ये वाला पॉइंट भी हो गया। इसके बाद में आता है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट वॉर्टेक्स। जो सर्कम सेंटर होता है वो वॉर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये तो मैंने इन सेंटर बनाया था, सर्कम सेंटर भी क्या था, आपने साइडों को आपने आधा आधा किया था, तो ये था साइड बाई सेक्टर एक तरह से। तो ये जो पॉइंट आया है ये वॉर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये वाली बात चल रही है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट कवर कर दिया। अच्छा, इन सेंटर की बात चल रही है। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड्स। जो इन सेंटर होता है वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, मतलब ये साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो कुछ इस तरह से ये। अब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप सर्कल बनाते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्यों किया जा रहा है ऐसा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, मैं कह रहा हूँ कि यार एक सर्कल बनाओ जो इसके वॉर्टेक्स को टच करता हुआ जाए, तो आप क्या करोगे, साइड को आधा करोगे, साइड को आधा करोगे, सेंटर मिल गए। अब आपने एक सर्कल बना दिया जो इन वर्टेक्स से होता हुआ जा रहा, तो ये कहीं ना कहीं रेडियस का काम करता। तो देखो मैंने वही वाली बात कही कि वॉर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता, जो सर्कम सेंटर होता है वॉर्टेक्स से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर। तो इक्वल डिस्टेंस ये रेडियस का काम कर रही है ना भाई, अच्छे समझो। अब मैं इन सेंटर की बात करता हूं, तो आप इसमें एंगल बाइसेक्टर करोगे, एंगल बाइसेक्टर, इसका ये गया, इसका ये गया, इसका ये गया, तो कहीं ना कहीं ये आ गया। अब आपने इन सर्कल बना दिया ये, तो इन सर्कल का सेंटर हो गया। अब आपको पता है कि ये टच कर रहा है इस वाली साइड को भी, इस वाली साइड को भी टच करता है, इस वाली साइड को भी टच करता है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमेशा इक्वल होगी। तो ये वाली बात कही जा रही है, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट वॉर्टेक्स, बात क्लियर। इसके बाद में द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट साइड्स, ये भी क्लियर। अब इसके बाद में आता था सेंट्रोइड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो सेंट्रोइड होता है, क्या जो सेंट्रोइड होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया था, सेंट्रोइड जो मीडियंस का क्या होता है, जो मीडियंस जो होती हैं उनका एक तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो हमसे कह रखा है द सेंट्रोइड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये सेंट्रोइड है, इसने मीडियम को ये मीडियन है पूरी, देखो ये इसको डिवाइड किया 2:1 में। अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, ये 2 है तो ये 1 होगी, ये 2 है तो ये 1 होगी। तो कहीं ना कहीं मीडियंस को 2:1 में डिवाइड कर देता है सेंट्रोइड, क्लियर। इसके बाद में आता है एक नया पॉइंट, द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो आपके पास ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल के, लाइज एट द वॉर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल। आपके पास वॉर्टेक्स जो है वो ये हुआ, तो यहां पर होता, राइट एंगल यहीं तो बन रहा है, तो हमसे कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल्स लाइज एट द वॉर्टेक्स, मतलब यहां पर लाई करता ऑर्थो सेंटर, ठीक है। आगे देखते हैं ट्राइंगल एबीसी में अगर एंगल बी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल उसको बोलते हैं जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो अगर आपके पास कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी जो है वो ऑब्ट्यूज है, तब AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस के 2BC और AD, ये इसको अगर आप चाहें तो इसको आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं कुछ इस तरह से, बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। कहाँ गया भाई, AS है, ये B है, ये A है, ये C है, तो आपके लिए ABC कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन गया। जब इस तरह से बन गया तो अब आप यहाँ से देखो, इन लोगों ने AC का स्क्वायर जो कि ये है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जिसको आपने D कह दिया गया है, तो बस उसी का जिक्र कर रहा है सारा का सारा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर जो कि होता है प्लस BC का स्क्वायर जो कि होता है, यहाँ तक तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, बस ये टर्म ऐड होती है आगे को, बस 2BC इंटू AD, 2BC इंटू AD, AD कौन सा वाला पार्ट हो, ये वाला 2BC इंटू AD, ठीक है। तो बस थोड़ा सा एडिशन है ये। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल C जो है वो एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। अब मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना देता हूँ जिसके अंदर 90 डिग्री से छोटा है, ये है। अब यहाँ पर एंगल C की बात चल रही है, C हो गया, तो ये A B और ये C हो जाएगा। तो इस तरह के ट्राइंगल के लिए AB का स्क्वायर देखो पूरा का पूरा वही रहेगा, बस माइनस लग जाएगा 2BC और CD में। तो ये पॉइंट्स, दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत कम यूज होंगे, आप भूल जाओगे, इनके बारे में इतना सोचोगे नहीं, भूल जाओगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा यूज होते नहीं हैं।
अब यहां पर देखो ये टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अब दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी की बात चलने लगी, क्योंकि आपने सिमिलैरिटी की सारी कंडीशंस देख ली, सारी हदें पार कर दी आपने सिमिलैरिटी की। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंसी की, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी भी तो कह रहा है कि भाई मुझे कहाँ छोड़ रहे हो आप, मैं भी तो हूँ। ऑटोमेटिक स्टॉप हो गई वीडियो बनते बनते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट की कंडीशंस पढ़ लेते। सिमिलैरिटी की सारी कंडीशंस पढ़ लिया आपने, साइड एंगल साइड पढ़ लिया, साइड 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 पढ़ लिया, एंगल 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 पढ़ लिया, है ना। एंगल साइड एंगल भी बना दो बना दो बना दो, अपनी तरफ से बना दो कुछ, तो ये सब पढ़ लिया आपने। तो अब ऐसे ही कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या है, टू साइड्स and the included angle of the one is equal to the corresponding two sides and included angle of the other। मतलब क्या है, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दो साइडें इक्वल हैं और साथ में उनके बीच में बनने वाला एंगल भी इक्वल है, दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर रेशो वेशो नहीं चलता कि सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, सेम रेशो में, वो सिमिलैरिटी के अंदर है। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल चाहिए तो इक्वल होने चाहिए, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब देखो अगला पॉइंट, पहला पॉइंट तो क्लियर, दूसरा पॉइंट क्या है, टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ द वन इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ अ अदर। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के थ्रू दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके एंगल, दो एंगल इक्वल होंगे और साथ में एक साइड भी इक्वल होगी। दो एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इक्वल, यहाँ पर इक्वल की बात, यहाँ पर सेम रेशियो में नहीं चलता है, तो ये भी आपने कवर कर लिया। इसके बाद में दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी तीनों साइडें इक्वल होंगी, है ना। यहाँ पर इक्वल का जिक्र चलता है, यहाँ पर सिमिलर, यहाँ पर रेशियो वेशियो का जिक्र नहीं चलता। सिमिलर होनी चाहिए तीनों साइडें, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और वही कि टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे, अगर उनकी हाइट है आपस में क्या हो, इक्वल हो और एक साइड भी इक्वल हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल चाहिए चीजें, इक्वल, और सिमिलैरिटी में सेम रेशियो के अंदर चाहिए। तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी और भाई सिमिलैरिटी के सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरम मैंने एक्सप्लेन कर दी। होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें बारीकी से समझ में आए। मुझे नहीं लगता कि आपने स्कूल लेवल पे कैसा पढ़ रखा था, लेकिन मैंने अपने लेवल से आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।